Flared on the campus of JNU. Look at the visuals on your screen closely. At 1:30 a.m., scuffle broke out in the campus. Men wielding sticks, stones and even fire extinguishers attacked the students. There are two different versions coming to the fore. Both ABVP and JNU Student Union have blamed each other for the violence. No formal complaint has been given so far. As far as police is concerned, no injuries have been reported as well. But the bigger question is, who is lying here? Take a look at the claims and the counter-claims. ABVP says that left-wing student organization conspired and attacked the students studying peacefully in the library, while the left says that ABVP members initiated violence by hurling stones at them at a protest that they had held demanding the resignation of the Vice-Chancellor. First up, listen in to what ABVP said. इनका क्या था कि एक मार्च था साबरमती टी पॉइंट से लेकर के जो जेएनयू वीसी का घर है वहां तक, वीसी रेजिग्नेशन, हाँ वहां पे ये लोग वीसी के घर तक जाते हैं। उसके बाद से ये लोग नकाब पोश होकर के स्कूल एरिया में आते हैं, जो स्कूल एरिया है जहाँ पे सारे स्कूल्स हैं, और वहां पे ये लोग क्या करते हैं कि जो भी कॉमन स्टूडेंट्स जो रीडिंग रूम में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है कि रात भर स्टूडेंट्स जो है अपना पढ़ाई करते रहते हैं, तो रीडिंग रूम में जो भी कॉमन स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनको उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, और जो बोलता है कि मुझे पढ़ना है उसको हॉकी स्टिक से, रॉड से, पत्थर से, जो मिल जाए, कुर्सी से मारने लगते हैं। पता नहीं ये लोग लॉकडाउन कुछ लगाना चाह रहे थे अपना, उसी कारण से ये लोग जो है ताले लगा रहे थे हर जगह पे जा करके। 400 से 500 की मॉब जो मार्च में थी उसको लेके स्कूल एरिया में पहुंचे। स्कूल एरिया की जो बिल्डिंग्स हैं तो उन बिल्डिंग्स में उन्होंने ताला लगाना शुरू किया। हमारे पास मैसेज आया कि ये लोग मार रहे हैं, स्कूल एरिया में जबरदस्ती मार रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुंचते हैं तो SLSIS लॉन में ये लोग स्टिक लेके, डंडे लेके घूम रहे थे बाकायदा। हम पहुंचते वीडियो बनाने लगते हैं तो अपने स्टिक और पत्थरबाजी करने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। उसके बाद जब हम SSS2 पे इकट्ठा होते हैं, पुलिस आती है, हम पुलिस से बोलते हैं कि हम 7 से 8 लोग थे, मैक्सिमम 7 से 8 लोग। पुलिस भी कल कैंपस के अंदर भी थी, कैंपस में थी। हम पुलिस से कह रहे थे कि ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, जबरदस्ती स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, आप स्टेटमेंट लिखिए, आप बुलाइए किसी को। इस तरह से पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। आप लोग ने ये भी लिखा है सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग वॉशरूम्स में बंद थे, कुछ लोग रेस्टरूम में बंद था। आप खुद बंद थे एक वॉशरूम में? मैं 3 घंटे वॉशरूम में बंद रहा हूँ। On the other hand, left-back groups, including All India Students Association, claim that ABVP activists pelted stones at them and attacked the unarmed students, leaving several injured. Have a look at what JNSU's president has to say on this. जय भीम, लाल सलाम साथियों। आज साबरमती से हम वीसी के गेट तक वहां गए उनसे सवाल पूछने कि वो ऐसी आपत्तिजनक बातें जेएनयू की वाइस चांसलर होते हुए कैसे कह सकती है। और हम सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद थे। SLSIS SSS के सारे बिल्डिंग्स में हम लॉक लगाते हैं, सारे दरवाजों में लॉक लगाते हैं, और फिर वीसी अपने गुंडों को, अपने दलालों को भेजती है और वो जबरदस्ती हम पे पत्थर मार के, आप देखिए कि हमारे टेंट के ऊपर भी पत्थर पड़े हुए हैं, हमारे पैरों में चोट लगी है, गार्ड भी जख्मी हो जाती है। And right now ABVP is addressing a press conference in the national capital. Let's listen in to what they're saying. उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल चल रहा था, आप लोगों ने पथराव शुरू किया और मारपीट आपके द्वारा शुरू की गई, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नकाबपोश भीड़ है जो डंडे लेके पथराव करती है। जो छात्र अपने स्टडी रूम्स में वो लोग वहाँ लॉक करने के लिए पहुंचते हैं। जो छात्र पूरी रात वहाँ बैठ के पढ़ते हैं वो लोग उनको मना करते हैं, तो उनको बोलते हैं आपकी पढ़ाई हो गई, आप यहाँ से जाइए, हम इसको लॉक करेंगे। मना करने पर उन छात्रों को मारा जाता है। ये 400 की भीड़ उन एक एक छात्रों को चुन चुन के मारती है। एक मॉब लिंचिंग जैसा माहौल 3 घंटे तक, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे कैंपस में एक आतंक का माहौल। लाठी लेके, रॉड लेके आप लहरा लहरा के घूम रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, आप पढ़ने वालों को भगा रहे हैं कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब हम लॉक लगाएंगे, आप लोग जाइए। ये आतंक का माहौल इन नक्सली वामपंथी उत्पातियों ने यहाँ पे मचाया है। जिस तरह से नक्सली खत्म हो रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं, उनका आखिरी गढ़ में, आखिरी जगहों पे जहाँ पॉकेट्स में वो लोग बचे हुए हैं वहाँ वो इस तरह फड़फड़ा रहे हैं। जेएनयू में भी वही एक उदाहरण वैसा वो पेश कर रहे हैं, जो एक कैंप उन्होंने बनाया हुआ है SLSIS लॉन में, जो कथित रूप से वो प्रतिकार के लिए, विरोध के लिए बनाया हुआ है, जहाँ से वो लाठी, डंडे, रॉड इकट्ठे करके रखते हैं, जहाँ से उन्होंने पथराव किया। जो पत्थर जहाँ से उन्होंने फेंके वो इकट्ठे करके उन लोगों ने रखे हुए थे। हम 10 से 12 की संख्या में आम छात्र वहाँ हम
मौजूद होते हैं अपनी जान बचाने उन 300 की मॉब से। जो नकाबपोश थी, जो हथियारबंद थी, वो मॉब हमारी तरफ आती है। हम अपनी जान बचाने के लिए 2 से ढाई घंटे बाथरूम में अपने आप को बंद करके रखते हैं। हमारे साथियों को उनका गेट तोड़ के, किसी को फायर सिलेंडर से बेहोश कर दिया जाता है, किसी को गेट तोड़ के बाहर निकाला जाता है और उसको लिंच किया जाता है, जब तक कि ये बोल के वो भागते हैं कि अब मर जाएगा, बहुत हो गया, अब चलते हैं। ये उनके शब्द होते हैं। मैं आपको वीडियो सुना सकता हूँ कि किस तरह से हमारे छात्र जो अंदर थे वो भीख मांग रहे थे कि मुझे बाहर आने दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। हमने आपको जो वीडियो ये मैसेज दिखाए, आप देखिए कि पुलिस को बुलाइए, किसी को बुलाइए, हेल्प करिए, मैं मर जाऊंगा। और वो बाहर लेफ्ट की भीड़ उसको मारे जा रही थी अंदर, वो उनको मारने तक कि अब मर जाएगा, अब छोड़ दीजिए, इस तरह जाते हैं। ये MLC रिपोर्ट है जो हमारे 6 से 7 साथी सफदरजंग अस्पताल में 4 घंटे भर्ती रह के आए हैं। आप उनकी हालत देखेंगे, जिस गंभीर अवस्था में वो लोग भर्ती हुए हैं, जिस तरह से एक हथियारबंद हमला, सुनियोजित हमला, जो लोग पढ़ना चाह रहे थे, उनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि हम यहाँ हमारे रीडिंग रूम में पढ़ रहे हैं, ये नक्सली उनको पढ़ने देना नहीं चाहते। इनकी इच्छा है कि JNU को नक्सल कैंप। For more on this, let me go across to my colleague Priyank, who's been tracking all the details. Priyank, this is very concerning what happened at JNU last night. There are 2 different versions that are coming to the fore. Both ABVP and JNU Student Union, they have blamed each other for the violence that took place. What's the reality? What is the police saying on this? See, so far there were 2 students who had reported at the government hospital here in the national capital for the MLC, and no major injury mark has been found from them. Their ass couple mark, obviously, this is what the senior officials have been saying. But on record, the Delhi police have stated that they have not received any kind of formal complaint, and if at all they get so, then further action will be initiated on that. We know that what could have been the reason because of the scuffle, that is because of the protest march which was happening from the left-wing student side. They were opposing the kind of statement which came out from the JNU VC, where she made some remarks against the student who from the marginalized strata of the society, and that led to massive protests which happened and the rally which happened inside the campus. But soon after the rally ended, there was allegation that the left students started moving towards the other faculties, and they wanted to shut down the university. That was opposed by the ABVP students, and that led to scuffle in between both the sides. The ISA has been claiming that there was stone pelting which happened from the student who are from the ABVP, although the timing is not confirmed. But later to that, the visuals also showed that there were a group of hooligans who were walking inside the campus with masked their faces and having iron stick in their hand, where they were threatening the other side of the students. So no major injuries so far officially. This is what we can confirm to our viewers. But the allegation from both the sides are making this case more dramatic, and the kind of claim which is coming out from the campus is very serious in nature. All right, so in fact, no complaint has been given to the police so far. No major injury has also been that has come to the fore. Sean Wilson, in fact, several videos have come to the fore. Let's take you through each and every claim one by one. Have a look at the visuals on your screen. This video has been shared by ABVP, showing a student allegedly from a left group wielding a stick in his hand during the clash. Video number 2 shows a student being attacked with a chair amid all the chaos that took place at JNU campus last night. And video number 3 on your screen shows the injured student being escorted to safety as tensions continue to flare in the campus yesterday. Listen in to what one of these students there, a biotech student from JNU, who in fact has claimed that he was blinded with the fire extinguisher powder and then mercilessly beaten by the left goons. Listen in to what he has to say. दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ ट्रिपल एस टू के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है, और ये इन्होंने यहाँ पे ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था। और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ। और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये
वामपंथी संगठन होंगे। मुझे सांस नहीं आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन है जबकि ये लोग 100 हैं। तो मैं किस तरीके से बाहर आऊँ? और आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मैं यहाँ भी फंसा हुआ हूँ। Let me also bring in my colleague Kritika, who's there at the spot. Kritika, you've been speaking to a lot of students there. What are they saying on this? Well, it continues to be a saga of allegations as well as counter allegations. We're seeing that ABVP continues to allege that the protest happened as a result of the lockdown order that was given by the JNU-SU. Now, JNU-SU, after their protest march, which was to demand for the resignation of the Vice-Chancellor, headed towards different schools inside the JNU campus. Schools of language studies, School of international studies, as well as School of social sciences, they said. Successfully, most of these buildings were locked. After this happened, we are hearing that while they were locking down these schools, ABVP said that there were students studying in the reading rooms located at the ground floors of all of these schools. They were protesting against this sort of a lockdown system because they said that they did not want to participate in this protest. ABVP terms it as a plan, as a conspiracy to put the entire university into lockdown to make the administration listen to their demands. However, they continue to say that a lot of students did not want to be a part of that. After this, they also continue to say that the students who did not want to be a part of these incidents were subjected to violence, and violence not just through verbal means, but they have alleged that at their encampment site, which is also by the School of International Studies, stones, bricks, as well as iron rods, knives, all of these weapons, as ABVP calls it, was in fact piled up, and this was being used by people who had now come in masks around their faces were covered. They were roaming about these sticks, and students were threatened and even beaten up. Currently, also, we've seen that a press conference by the ABVP members is taking place, and they have with them pictures of the faces of those they accuse of the violence. Now, they say that the entire rusticated JNU-SU, which is Aditi, President Sunil, General Secretary, and other 4 members as well, Danish as well as Gopika, all of them were involved in this violence. Now, ISA as well as the JNU-SU has categorically denied all of this engagement. In fact, they continue to say that it's because they were demanding the resignation of the Vice-Chancellor and calling for a lockdown in the campus. The Vice-Chancellor sent ABVP, and ABVP students at the behest of the Vice-Chancellor indulged in violence against them. They've also released videos from the encampment sites of stones being hurled against them and them using duffels and bed sheets from that camp to be able to shield themselves. So it continues to remain a scenario of allegations and counter-allegations. However, all right, so counter-allegations and allegations coming to the fore. But the bigger question is, who is actually lying? Well, that will only come out if the investigation takes place. Thank you so much, Priyank and Kritika, for getting us all those details. With this, a short break.